Hello students, in the last class we had learned about the structure of a cell. We had started learning about the structure of a cell, in which the first topic we had covered was cell membrane or the plasma membrane. In plasma membrane we had covered some functions of plasma membrane. Functions, if you can recall, first it is a protective layer. ठीक है, कोई भी शॉक्स, मैकेनिकल शॉक्स कुछ भी आते हैं तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है. सेकंड डिफ्यूजन, और थर्ड हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस. ठीक है, इसके अलावा एक चीज जो और करता है, जो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेम इसी की तरह ही है. डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर या फिर लिक्विड हो रहा था. ठीक है, कोई भी तरीके का लिक्विड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी मेम्ब्रेन, SPM, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब वो जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो डिफरेंस है, अभी क्या फर्क है कि डिफ्यूजन मेनली एयर और बाकी मॉलिक्यूल्स जो भी है उन सब में डिफ्यूजन होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एयर के लिए नहीं है, ओनली फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे. ठीक है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. मेनली प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, ये एयर एंड मॉलिक्यूल्स, कुछ भी मॉलिक्यूल्स के, तो ये दोनों को सपोर्ट करता है डिफ्यूजन जो है. इट इज अ डिफ्यूजन जो हमेशा है वो एक स्लो प्रोसेस है, वो हमेशा एक स्लो प्रोसेस है. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है. इट इज अ फास्ट प्रोसेस. और फास्ट प्रोसेस इसीलिए होता है क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो फॉस्फोलिपिड्स के बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड these protein molecules help in the transport of proteins or substances from the outside. ठीक है, बाहर से कोई सब्सटेंस जो आ रहा है उसको हेल्प करता है ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसी चीज के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, डिफ्यूजन यूज नहीं करते. और वो फास्टर प्रोसेस होता है क्योंकि वो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन के थ्रू ही दूसरा प्रोटीन अंदर आ रहा है. ठीक है, अगला डिफरेंस जो आता है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इनटू बोथ साइड्स ऑफ द सेल्स और ऑन टू बोथ साइड्स ऑफ द सेल्स. सेल के अंदर भी और बाहर को भी डिफ्यूजन चलता है. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा ओनली वन साइड प्रेफर करता है, वन साइड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, वो सिर्फ सेल के अंदर को इनटेक करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है. ओके, एंड डिफ्यूजन जो है वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चलता है. जैसे हमने कल ऑस्मोसिस, जब हमने पिछले वीडियो में ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो ऑस्मोसिस में क्या है, सेल के अंदर का वाटर कंटेंट और बाहर का वाटर कंटेंट कौन सा ज्यादा है कम है वो देखा जाता है. उस हिसाब से वाटर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव आउट करता है. सेम होता है डिफ्यूजन में. डिफ्यूजन में हमेशा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज मैटर्स. कि बाहर क्या कॉन्सेंट्रेशन है. जैसे हम लोग एयर का डिफ्यूजन देख रहे हैं, एयर बाहर कितना है और अंदर कितना है. ठीक है,
तो एयर अगर अंदर भी ऑलमोस्ट इक्वली ही एयर है तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन अंदर एयर का क्वांटिटी कम हो जाता है तो तब ये डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू करेगा। तो ये हमेशा जो है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कितना बाहर है और कितना अंदर है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है। मतलब अंदर किसी सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस की जरूरत है तो बाहर से कोई प्रोटीन लेने की जरूरत है तो इट विल टेक इन द प्रोटीन, उसमें वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर वो जरूरत है तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब से वो इनटेक करेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। प्लांट सेल्स जब देखोगे तो यू कैन सी दैट देयर इज अ हार्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स में दिखेगा और इसका एक रीजन है कि मतलब ये इतना हार्ड या फिर ये क्यों बनाया गया है। तो प्लांट सेल जो है इट इज मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, थिन पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, थिन फाइबर्स से बनता है ये, थिन फाइबर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, उसको हम सेल्यूलोज भी कहते हैं। सेल्यूलोज से सेल वॉल बनता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज जो है एक टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड है एंड इट इज वेरी हार्ड मटेरियल। इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसका फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेल वॉल का फंक्शंस क्या क्या होता है। फर्स्ट, टर्जिडिटी या रिजिडिटी जो कहते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर, टर्जिडिटी ही बोलेंगे उसको। इट गिव्स अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर देता है ताकि वो सेल को हमेशा एक फॉर्म, एक शेप में मेंटेन कर सके। वो सेल जो है उस शेप से हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो टर्जिडिटी या फिर वो हार्डनेस को रिजिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है इट इज ऑल्सो अ परमिएबल मेम्ब्रेन। वो भी परमिएबल मेम्ब्रेन है लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है। इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस मेम्ब्रेन में भी हल्के हल्के पोर्स या फिर थर्ड जो है इसको हम पोर्स या फिर पिट्स कह सकते हैं। देयर आर पोर्स और पिट्स इन दी सेल वॉल, which allows particular material to pass through the cell wall। ठीक है, अब जितना उस होल का साइज होगा उस हिसाब से कुछ चीजें अंदर की तरफ जा सकती हैं और वो अंदर जाएंगी। उसके बाद फिर उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगा कि उसमें से कौन सा चीज अंदर के जरूरत है वो लेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा, तो बाकी वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। तो सेल वॉल परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है। वो मतलब एग्जैक्टली उस चीजों को सेलेक्ट नहीं करता है लेकिन वो ऑलमोस्ट हर चीज को अंदर आने देता है उसके साइज के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी साइज। पोर्स और पिट्स होते हैं। उसके अलावा सेल वॉल
इज अ नॉन लिविंग, फंक्शन में नहीं आएगा। सेल वॉल जो होता है, जो इससे पहले है उसमें लिख लेना, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है, वो सेलेक्ट करता है कि मतलब कौन सा चीज अंदर आएगा, क्या क्या है, वो सब अपने हिसाब से करता है। लेकिन सेल वॉल जो है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, वो बस प्रोटेक्टिव लेयर की तरह या फिर एक हार्डनेस लेयर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एंड दो सेल वॉल्स जो है, कोई भी प्लांट के काफी सारे सेल्स जब एक साथ जुड़े होते हैं तो इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, एक जेली टाइप, लिक्विड नहीं, जेली टाइप सब्सटेंस है, जेली टाइप सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, वो मेनली जो मेड होता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम से, मैग्नीशियम और कैल्शियम से बना होता है। उसका नेम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं वीडियो के एंड में उसको लिख के डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस है, तो ये जो मेन फंक्शन जो है उसका, उस सेल को प्रोटेक्ट करना ही है, ठीक है, फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मैकेनिकल शॉक्स। कोई भी चीज हिट करता हो, कुछ भी वो होता हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेल वॉल बनाया गया। टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट the structure inside the cell. Every cell has a nucleus. हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम बड़ा करके बनाएं, और न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर जो लिक्विड है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। वो पोजीशन एक ही रहेगा, ये नहीं कि मतलब वो तैरता रहेगा, बस पोजीशन एक ही होगा, वो एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है उसका, यहाँ पे भी हो सकता है, उसके बदले यहाँ पे भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द सेल ऑर्गेनल्स और सेल वो पोजीशन अपना वेरी करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक राउंड टाइप का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट इज लिविंग। सेल वॉल जो था नॉन लिविंग था, सेल मेम्ब्रेन लिविंग था, न्यूक्लियस लिविंग थिंग है। इट इज डबल लेयर्ड, जो है डबल लेयर्ड है। स्ट्रक्चर तुम लोग बुक में देख सकते हो, क्योंकि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो ये डबल लेयर्ड होता है हमेशा, और इसके बीच में पोर्स भी होते हैं, कुछ ओपनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, सेम जैसे सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन हो गया। अंदर का जो लिक्विड है उसको हम कहते हैं, अंदर जो लिक्विड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। प्लाज्म वर्ड, जैसे सेल के अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ओपनिंग्स है इसको हम पोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आता है, एक तो एक ऐसा एक अनइवन से एक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। एक ऐसा लगेगा कि मतलब काफी सारा
कुछ स्ट्रक्चर एक साथ कहीं पर अक्यूमुलेट होके पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसका कोई आउटर कवरिंग नहीं है, बस ये एक साथ इतना सारा एक कहीं पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दूसरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी पता लग गया, शुरुआत से एक और बार देख लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहला बाहर का जो डबल लेयर्ड है, उसके बाद आता है अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, जो अंदर का लिक्विड है उसका हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। फिर न्यूक्लियर पोर्स हो गए, बाहर जो ओपनिंग्स है जो ट्रांसफर का काम करते हैं उसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, वो अक्यूमुलेटेड होगा एक पर्टिकुलर जगह पर। और लास्ट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ये सारी चीजें अब हम एक एक करके इसका फंक्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। इट इज फॉर द प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस और द कंटेंट इन इट, उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इट हैज पोर्स ऑन इट, पोर्स होते हैं उस पर, या फिर स्मॉल ओपनिंग्स टू ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। जैसे कोई प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां से न्यूक्लियस को जब चाहिए होगा तब लेने के लिए, और कुछ सेल को चाहिए होगा तो वो देने के लिए, सब पोर्स होते हैं इसमें, ठीक है। इट इज इन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसको हम न्यूक्लियर पोर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट हमने न्यूक्लियोलस पढ़ा था। न्यूक्लियोलस जो है एक अनइवन सा स्ट्रक्चर है, uneven structure. It is not covered by any membrane, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि अगले जब बाहर ऑर्गेन्स पढ़ेंगे तो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोलस जो है प्रोटीन्स और राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और राइबोसोम्स जो है वैसे मेनली न्यूक्लियस में नहीं, वो बाहर सेल में यूज किए जाते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोलस जो है इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड राइबोसोम्स। और लास्ट हमने पढ़ा था क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, chromatin is the thread like structure. It is present in the nucleus itself, and it is made up of DNA, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस था, मैं एक चीज जो बताना भूल गया, न्यूक्लियोलस इससे पहले जो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड DNA, क्रोमैटिन जो है वो DNA से बनता है, DNA या फिर क्रोमैटिड्स,
डीएनए जो है ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इट स्टोर्स आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि सेल को कब क्या जरूरत है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, और हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बॉडी अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, वो सारा न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होता है, और वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड्स के अंदर सेव्ड होता है। क्रोमैटिन का ही दूसरा फॉर्म है। क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये अभी वैसे तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ जस्ट। क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो इसमें 2 और ऐसे निकल आते हैं, और इसके बाद फिर ये बाद में अलग हो जाता है। एक ये हो जाएगा, इसी की तरह एक डुप्लीकेट एक और बन जाएगा। तो यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ये मदर से डॉटर ये बना है। तो सेम जो हमारे बॉडी में भी होता है, हमारे पेरेंट से क्रोमैटिड्स जो हैं, एक पेयर हमें मिलता है, एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है। इसीलिए हम लोग जो है एक दूसरे, मतलब उनसे ही दिखने में सिमिलर होते हैं, क्योंकि हमें एक क्रोमैटिड जो है फादर के थ्रू मिल रहा है और दूसरा क्रोमैटिड जो है मदर के थ्रू मिल रहा है। वो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सो दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द क्रोमैटिन और द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, और उसको हम डीएनए भी बोलते हैं। डीएनए उसको लिखते हैं, डीएनए इज रिटन एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए होता है क्रोमैटिन में, और न्यूक्लियोलस में होता है आरएनए। आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है सिर्फ। ठीक है, डीऑक्सी नहीं है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और उसके क्या क्या फंक्शंस है, ये अभी तक हमने पढ़ लिया।